फाइनली ही ओलंपिक का जोश जो है वो अपने परवान पर चढ़कर उतरा है। लोगों ने मेडल्स काउंट किए हैं, टैली किए हैं और देखा है कि किसके हिस्से कितना गोल्ड, कितना सिल्वर या कितना ब्रॉन्ज आया है। इसी बीच अमेरिका की एक एथलीट ने अपने ब्रॉन्ज मेडल को उन महिलाओं को समर्पित किया जो कि एंड्रोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं। इसके बाद से एक चर्चा छिड़ी कि आखिर ये है क्या। ओलंपिक के मेडल को ऐसी महिलाओं को समर्पित करना यानी कि वो जागरूकता फैलाना चाहती हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा प्रियंबदा। उनसे जानते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस का A to Z, आखिर ये क्या है, किसे होता है, किस तरह से ये किसी महिला को प्रभावित करता है और क्या इससे बचने के भी कुछ उपाय हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि एंड्रोमेट्रियोसिस आखिर है क्या। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो कि यूट्रस से रिलेटेड है, जैसे कि हम बात करते हैं। आप एक सिंपल भाषा में समझिए, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है, उसका नॉर्मल यूट्रस के अलावा शरीर के किसी हिस्से में भी मिलने को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जैसे माहवारी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, ठीक उसी प्रकार ये जहाँ जहाँ पे भी इसके सेल्स होंगे, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब जो कि नलें बोलते हैं, ओवरीज, अंडाकोश, या शरीर के और भी कई सारे हिस्से जैसे कि इंटेस्टीन्स, लंग्स, इन जगहों तक पे हमें ये लाइनिंग मिलती है। जैसे ही पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, इन जगहों पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। बड़ी सारी पेशेंट्स आती हैं जिनका जैसे सिजेरियन स्कार हुआ या डिलीवरी का स्कार नीचे होता है, वहाँ पे भी अगर एंडोमेट्रियोसिस होती है तो पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं उस जगह से भी ब्लीड करती हैं। तो ये है बड़ी ख़राब चीज़, बट अब तो काफ़ी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। हाँ, तो ये सुनने में भी बहुत डरावना सा लग रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग जो है वो आपके लंग्स तक चली जाती है। तो ये इसके पीछे की वजह क्या होती है? क्या ये कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस या कुछ इस तरह की समस्या? देखिए, इसके पीछे कई सारी थियरीज या पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला होता है रिट्रोग्रेड फ्लो बोलते हैं। इसमें महीना हमने दिखता है बाहर आ रहा है, इसी प्रकार उसका कुछ अमाउंट नलों के द्वारा शरीर के अंदर कलेक्ट होने लगता है। तो जब ये अंदर जाता है महीना तो ये काफ़ी थिक होता है, इसीलिए इसको हम चॉकलेट फ्लूइड भी बोलते हैं। और इसका कलर बिल्कुल जैसे चॉकलेट का कलर होता है ना, डार्क ब्राउन, उस प्रकार का होता है। तो ये क्या करता है, अपने साथ साथ ओवरीज को, जो पीछे गट होती है, बावल या इंटेस्टीन्स कह लें, उन सबको आपस में चिपकाता जाता है। तो आप सोचिए, आपने एक दुपट्टे में ऐसे फेविकोल डाल दिया, उसको चिपका दिया, उसके बाद उसको खोलने की कोशिश करें तो बिल्कुल वैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। दूसरा जो कारण या पोस्टुलेट हम देते हैं वो ये देते हैं कि बॉडी में किसी प्रकार की ऑटोइम्यूनिटी हो गई। कारण नहीं पता, बट है। कई सेलेक्टेड पेशेंट्स में, सब में थोड़ी होती है चीज़ें, बट कई पेशेंट्स जिनके अंदर ये आ गई कि ठीक है, ये सेल को हमने अपनी तरफ नहीं मानना है, तो वो ये रिएक्शन शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से ये सेल्स अपने आप को यूट्रस की लाइनिंग या यूट्रस की सेल्स की तरह बिहेव करते हैं और पीरियड्स के दौरान फिर ये आपको तंग करते हैं। तो आपने कहा कि पीरियड्स के टाइम पे इनसे भी ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ पर ये लाइनिंग डेवलप हुई है, जैसे आपने मुझे बताया था कि लंग्स में भी होता है, तो क्या वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है? थोड़ी थोड़ी अमाउंट की ब्लीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, आप जैसे एक पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे, उसका सिजेरियन हुआ तकरीबन 1.5 साल पहले। वो कहती है पेशेंट कि उसको पीरियड्स के, सिर्फ उसकी हिस्ट्री बड़ी स्पेसिफिक होगी कि पीरियड्स के दौरान जो जहाँ पे उसकी सिजेरियन का टाँका भी लगा हुआ है वहाँ पे ब्लड आता है या वहाँ गांठ बन जाती है जो कि काफ़ी दर्द करती है ड्यूरिंग पीरियड्स। पीरियड्स खत्म होते ही वो सेटल हो जाती है। तो ये सारी हमें इंडिकेशन देती है कि हाँ, पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। तो फिर उसके हिसाब से आगे हम मेडिसिन वगैरह उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपने कहा कि पीरियड के ख़त्म होने के साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाती है, तो क्या वो लाइनिंग फिर वापस चली जाती है, मेल्ट हो जाती है, या वो वहीं रहती है और ये अपना कमाल सिर्फ पीरियड्स के दौरान दिखाती है? तो इसमें स्वेलिंग वगैरह कुछ आती है? स्वेलिंग आएगी, वहाँ से कई पेशेंट्स ब्लीड करने लग पड़ते हैं। ब्लीडिंग होती है बिल्कुल बकायदा, जैसे नीचे से ब्लीडिंग होगी वहाँ से भी ब्लीड आपको दिखता है।
तो वहाँ ब्लीडिंग होने से और क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? देखिए, ब्लीडिंग अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फ्लूइड होता है या जो इसका ब्लड होता है वो काफ़ी थिक होता है। चलो स्कार पे तो ये होगा कि धीरे 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 वो टिश्यूज जहाँ पे वो बनता है वो उस जगह को खराब करता जाता है, गलाता जाएगा। कोई भी टिश्यू अगर मान लीजिए परमानेंटली किसी ऐसी गीली चीज में पड़ेगा तो खराब हो जाती है, तो वो तो हमें निकालना पड़ता है। वो पूरा का पूरा टिश्यू हमें कट करके निकालना पड़ता है। कई पेशेंट्स में लेट्स से अगर सिजेरियन का स्कार है तो हमें पूरा काटना पड़ता है और वहाँ पूरी मेश लगा के वो डिफेक्ट को हमें क्लीन करना पड़ता है। कई लोगों को जिनको ब्लैडर में भी, पेशाब की थैली में भी हो सकती है ये, उसमें भी हमें पूरे उस एरिया को क्लीन करके वहाँ से वो पूरा ब्लैडर का हिस्सा निकालना पड़ता है। कई लोगों को जो आंतों में होता है तो हमें आंतें काटनी पड़ती है और वापस उनको जोड़ना पड़ता है। तो ये है गड़बड़ चीज़, बट चलो है तो निकालना पड़ेगा। आपने शुरुआत में कहा कि हर किसी को नहीं होता, किसी किसी को होता है, तो वो कौन लोग हो सकते हैं जो इसके रिस्क में? देखो, एट रिस्क अगर हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला ये फैमिली में रन करता है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं मदर को या नानी को जो उसके अपने इधर के हुए उन पे, ठीक है। दूसरा, जैसे आजकल हम सुनते हैं बच्चों को पीरियड्स बहुत जल्दी लड़कियों को स्टार्ट हो रहे हैं, 8 साल की हैं, 9 साल की हैं, बड़े पेशेंट्स आते हैं, बड़े बच्चे आती हैं, तो उनका क्या होता है, और उनको मीनोपॉज लेट हुआ, लेट से 52 साल में, 50 साल में, तो उनको जो ब्लीडिंग वाला टाइम होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। यस, तो ये जब एक्सटेंडेड ब्लीडिंग डेज हो जाते हैं, जब ज़्यादा होते हैं, ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं। बट अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना जिसमें कि हम पहले से पता कर सके कि इस फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस होगा। हाँ, डायग्नोसिस जैसे किसी को हो रही है, मान लीजिए आया मेरे पास कोई पेशेंट, उसको कुछ तकलीफ है, मुझे डाउट है कि हाँ इसको लग रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी डायग्नोसिस के लिए है हमारे पास में CA125 करके ट्यूमर मार्कर होता है, वो हम कराते हैं। बट पहले से पता कर पाए कि नहीं पेशेंट को होगा, नहीं इसको करा लेना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है इस तरह की, तो हमें उन पेशेंट्स में डाउट रखना चाहिए कि इनको डेवलप हो सकता है। जी, तो जैसे एक तो हो गया फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा भी और कुछ कारण होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के पीछे की वजह? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जिन पेशेंट्स का मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री या जो लेंथ ऑफ पीरियड्स या जितना साइकिल पीरियड्स आएगा, वो पेशेंट्स प्रोन होते हैं कि इनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो ये तो पता लगाना मुश्किल है कि कब तक मुझे पीरियड आएगा। बिल्कुल, है ना, वो तो आपकी एज, आपको कब मेनोपॉज आते हैं वो तो आप अभी से होता है। थोड़ा सा इस तरह से हम लोग जज करते हैं पेशेंट्स का, ये भी फैमिली में रन करती है काफ़ी हद तक। मेनोपॉज जैसे लेट्स से मेरी मदर को जिस एज में आएगा या मेरी बड़ी सिस्टर को जिस एज में आएगा, ऑलमोस्ट मुझे भी उसी एज में मेनोपॉज आएगा। तो ये फैमिली में ये चीज़ रन करती है। तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो, रफ आइडिया, बट इट्स नॉट लाइक अ जनरल रूल, बट मोस्टली इट हैपेंस। आपने अभी एक बात कही कि आजकल छोटी बच्चियों को मतलब पीरियड्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एनवायरनमेंट, जो खान पान। अब खान पान की अगर हम बात करते हैं तो आजकल हर चीज़ में जल्दी जल्दी कमाना है, जल्दी जल्दी ग्रो कराना है, उसके लिए बहुत सारे ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन ये हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ फटाफट हो जाए। ये चीज़ें हमारे लिए हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करती हैं, फीमेल्स में वो ट्रिगर करती हैं जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से पीरियड्स या मीनो हम बोलते हैं प्यूबर्टी जो आना शुरू होता है वो बहुत जल्दी आता है, मेनार्की जल्दी आ जाती है बच्चों में। इस वजह से बच्चियाँ हमारी जल्दी आप कह सकते हैं कि उनमें पीरियड्स आने लग पड़े। पीरियड्स तो ये किसी तरह से हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं? देखिए, पीरियड्स अदरवाइज आना ना आना है, हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है, बट डेफिनेटली 8-9 साल के बच्चे, उन्हें भी खुद को ही नहीं समझ में आता है कि वो किस उससे ग्रो कर रहे हैं। फिर ये जो जैसे हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं, अगर मान लीजिए 8-9 साल से पीरियड आने लग पड़े, मीनोपॉज की एज तो बढ़ी नहीं ना घटी, तो उनसे क्या हुआ, वो बहुत टाइम तक के लिए पीरियड्स जैसे उनको लाइफ में आएंगे, तो फिर वो एंडोमेट्रियोसिस के लिए ज़्यादा लायबल हो जाते हैं। जी जी। इसके लक्षण क्या होते हैं, इनके किसी को एंडोमेट्रियोसिस है वो ये कैसे समझे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी बच्ची है या फीमेल है आती है कि उसको पीरियड्स के दौरान ज़बरदस्त दर्द हो रहा है, आपकी डॉक्टर के बिल्कुल एंटीना खड़े हो जाने चाहिए कि चांसेस है कि इसको एंडोमेट्रियोसिस होगा, सीवियर पेन। दूसरा, अगर मैरिड लड़की है और उसको संबंध बनाते वक्त बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है, वो एक कारण होता है, हम उसको डिस्पारोनिया बोलते हैं।
तीसरा होता है पूरे टाइम नीचे वाले हिस्से में भारीपन हो, दर्द हो, तीसरा ये होता है। चौथा, कई पेशेंट्स को यूरिन की फ्रीक्वेंसी होने लग पड़ती है, मैंने आपको बताया ब्लैडर में भी जाता है ये, तो वहाँ पे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है पेशेंट्स को। पांचवा, मैरिड है, कंसीव नहीं कर पा रही है, सो इनफर्टिलिटी को भी हम लोग इसका एज अ सिम्टम काउंट करते हैं। फिर तो डायग्नोसिस बनती है। डायग्नोसिस के लिए फिर हम पेशेंट का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, CA-125 इसका ट्यूमर मार्कर होता है, अमूमन 35 से 100 के बीच होता है, तो एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस काफ़ी हद तक कंफर्म होती है जी। हम अल्ट्रासाउंड भी करा के देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी फाइंडिंग्स हमें मिल जाती हैं। सिस्ट मिलेंगी हमें, दोनों तरफ गांठें मिलती हैं चॉकलेट कलर का, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल बिल्कुल थिक। हम जब सर्जरी करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे चॉकलेट कलर की फ्लूइड मिलता है उसमें। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी से हम लोग पता करते हैं। सिम्टम्स, डिस्मेनोरिया, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, संबंध बनाते वक्त तकलीफ, जिसको कि हम डिस्पारूनिया बोलते हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट कंप्लेंट्स होती हैं। और आपने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं वो ज़्यादातर ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पे फीमेल्स अपना मुंह बंद ही रखती हैं। हाँ, नहीं आती है ना, दे डोंट कम अप। अब चलें, कोई न्यूली वेड है, उसको तकलीफ हुई, भाई शादी हुई तभी आप संबंध बनाना शुरू करते हो, तो पहले कुछ टाइम तक तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगी। ध्यान कब देती हैं? जब साल भर बीत गया और प्रेगनेंसी नहीं हुई। हाँ। ठीक है, फिर उनको लगेगा प्रेगनेंसी क्यों नहीं, देन दे विल टर्न अप। जब आप हिस्ट्री पूछना शुरू करते हो तो फिर वो निकालेंगे कि अच्छा मुझे तो इस टाइम दर्द होता है। फिर आप पीछे पीछे उनसे और सवाल पूछोगे तो आपको पता चलेगा। जी, आपने बताया कि यूट्रस की लाइनिंग पे ये सिस्ट की तरह होती है, तो कितने % चांसेस ये रहते हैं कि इसको सिस्ट समझ लिया जाए या कुछ? देखें, ऐसा होता है कि इसको इनिशियली जब डायग्नोसिस बनती है, आप अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग पढ़ोगे या जब आप एग्जामिन भी करते हो तो आपको एक गांठ सी फील होगी कि हाँ बगल में कुछ लग रहा है। फिर हमें कंफर्म करने के लिए यही कराना पड़ता है कि हम जब कंफर्म करते हैं, जो नॉर्मल सिस्ट होती है, पानी वाली सिस्ट होती है, उनमें CA-125 कभी नहीं बढ़ा होता। नहीं होता। ये ज़रूर बढ़ता है। CA-125 अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो 35 के ऊपर आएगा ही आएगा 100%। ठीक, इसमें कुछ स्टेजेस भी होते हैं कि पहले स्टेज पर है या? ये ग्रेड 1 से 4 तक का होता है। ग्रेड 1 इज जस्ट स्टार्टिंग, जैसे 2 सिस्ट बन गई, छोटी छोटी हैं। 2 में उसके साथ थोड़ी थोड़ी आपको चिपकन दिखना शुरू होगी। 3 में ऑर्गन्स आके धीरे, जैसे वो यूट्रस से आके चिपक गया। 4 जो होता है वो किसिंग ओवरीज बोलते हैं, मतलब दोनों गांठें जो अंडेदानी इतनी बड़ी हो गई कि आपस में आके ऐसे चिपक जाती हैं, सो इट इज कॉल्ड एज किसिंग ओवरीज। उसमें फिर पीछे से आते भी आ जाती हैं, यूट्रस चिपक गया, वो वॉल से भी चिपक जाता है। ये बहुत पेनफुल होता है पेशेंट्स के लिए, इट्स रियली वेरी ट्रबलसम। तो इसमें फिर इलाज के क्या विकल्प मौजूद है? सर्जरी होती है या मेडिसिन वगैरह भी? देखिए, अभी तक जो हम लोग करते थे, एक इलाज डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। मान लीजिए बच्चा है कोई 17-18 साल का, हमें पता चलता है सर्जरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के साथ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मैंने अगर आज सर्जरी करी तो जितनी बार वो ब्लीडिंग होएगी उसको वापस वो बन जाएगा, तो हमारा तो पर्पस खत्म हो गया। हमने सर्जरी भी कर दी और बच्चा फिर वापस वहीं चला गया। तो इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, ओसी पिल्स हो गया, डायनाजोल होता है, GnRH एनालॉग होता है, पर इन दवाइयों के अपने नुकसान हैं। जैसे GnRH एनालॉग का इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अब वो हम ज़्यादा लंबा नहीं देख सकते, नहीं तो फिर बच्चे के लिए तकलीफ होती है। दूसरा जो डायनाजोल की हम बात करते हैं, ये हम जब देते हैं तो पेशेंट में आदमियों जैसे सिम्टम्स, मूछें आ जाएंगी, बाल झड़ने लग पड़ते हैं, ये तरह की दिक्कत, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये चीज़ों में भी हम उनको लंबा नहीं दे सकते हैं। बट चलो, थैंकफुली अब हमारे पास में एक बड़ी अच्छी ड्रग है जिसको कि हम डाइनोजेस्ट बोलते हैं। इस दवा को जब हम देते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी में महिलाओं में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर आप पढ़ोगे या समझोगे तो एंडोमेट्रियोसिस ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन होती है। फीमेल्स में 2 हार्मोन मूलतः मिलता है, एक ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो जब बॉडी में ईस्ट्रोजन एक्सेस में हो गई तो हमें प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ता है। तो ये जो डाइनोजेस्ट हम आपको देते हैं वो इस ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। जब आप ये प्रोजेस्टेरॉन लोगे बॉडी में तो वो एक सीडो प्रेगनेंसी, मतलब आपको हम पीरियड्स आने नहीं देते हैं। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि डॉक्टर साहब हमको तो महीना ही नहीं आ रहा है। फिर हम उन्हें ये समझाते हैं कि हम ये सिर्फ ओवरी का काम महीना बनाना नहीं है, या यूट्रस का काम सिर्फ महीना बनाने का नहीं है।
ओवरी के हमारे दिलों पे, हमारी बोन्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं फीमेल्स में बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास अंडेदानी है, हमें वो बचा के रखती है। तो ये जो दवाई की बात मैं कर रही हूँ आपसे, ये दवाई जाके आपके पीरियड्स को रोकता है। तो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन ओवरी का कि महीना आना चाहिए या मासिक धर्म आना चाहिए, वो रुकता है। उसका बाकी इफेक्ट हार्ट पे, बोन्स पे, वो हम नहीं रोकते हैं। तो हमने बड़े इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे। इट वाज रियली अमेजिंग कि जब हमने ये दवाई पेशेंट्स को देनी शुरू करी तो एक तरह से पूरा का पूरा फील्ड साफ हो गया। कई पेशेंट्स का इतना बढ़िया रिजल्ट आया, खास करके जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको अभी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो हम ये सलाह देते हैं कि आप ये कुछ महीने ले लो। जब ये पूरी तरह से दब जाएगा आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी भी हो जाती है पेशेंट को तो वो भी एक इलाज होता है। या जैसे फीड कराते हैं तो वो भी एक इलाज है, बिकॉज उस टाइम ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, अपने आप होता है, तो ये दब जाती है। कई पेशेंट्स एक आपको बड़ी मजेदार चीज बताती हूँ मैं। एक पेशेंट कंसीव करने में हालांकि दिक्कत होती है, बट शी कंसीव, तो हमने उसका सिजेरियन किया। डिलीवरी के टाइम पे जब हमने उसके हाथ लगाए ओवरीज को देखने के लिए, तो ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस थी ही नहीं। We were also very shocked. So वो इसीलिए हुआ होगा क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स वो सारे बैठ गई थी डिजीज। अच्छा, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो एंडोमेट्रियोसिस तो सिचुएशन ही ऐसी है जो आपके ओवरीज में होती है, और आपने कहा कि दवाइयाँ भी ऐसी दी जाती हैं कि पीरियड्स रोके जाएं। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, मतलब आप गर्भधारण आसानी से तरीके से कर सकते हैं जी। तो ये प्रेगनेंसी को कितना इफेक्ट करती है? देखिए, आप ये भी कह सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस से इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी ना हो पाना। अब आज की डेट में अगर कोई यंग पेशेंट है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है और वो चाहता है कि उसको प्रेगनेंसी हो, तो हम पहले ये दवाइयाँ देते हैं। पूरा फील्ड हमने अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया, पूरा फील्ड क्लियर है, फिर हम उसको बोलते हैं कि यू गो अहेड विद द प्रेगनेंसी। नहीं होता है लेट से 3 महीने 4 महीने, क्योंकि हम उसको ज्यादा टाइम नहीं बोलते हैं। ये तो धीरे धीरे जितनी बार वो ब्लीडिंग करेगी उतनी बार वो एंडोमेट्रियोसिस बनता जाएगा। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ART की हेल्प लो, मतलब या तो आप IUI करा लीजिए या फिर IVF के लिए चाहिए। एटलीस्ट आपका जब वो फील्ड क्लियर होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस सदा बढ़ जाते हैं। तो वो हेल्प करती है पेशेंट्स को। तो अगर तरीके से सही इलाज लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कभी होगी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल पूरी संभावना पहले ठीक हो जाए। हाँ जी, पहले ठीक हो जाए। तो अगर इलाज ना किया जाए एंडोमेट्रियोसिस का, कोई फीमेल है जो पेन में है, सपोज कीजिए कि उसने 1 साल निकाल दिया, तो ये कितनी खतरनाक उस महिला के लिए हो सकती है? देखो, सबसे पहले जो हम दिमाग में सोचते हैं ना कैंसर, वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी है इसमें बनता, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, बट मिलियंस में किसी एक को, ठीक है। देखो, सिर्फ यही सोचना कि हमें कैंसर हो जाएगा तभी हम जाके इलाज कराएंगे, ये तो सही बात नहीं है ना। फीमेल्स की वो कभी भी अपने ऊपर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नहीं जाएंगी, तो पहले आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही करिए। पेन में हर महीने के दौरान रहना, परेशान होना, दर्द लेके बैठे रहना, तकलीफ होते रहना, ये तो जायज़ बात नहीं है। इसलिए इस चीज़ का ट्रीटमेंट जब आज की डेट में हमारे पास है तो इसको लें। कैंसर का डर होना चाहिए, वरना फीमेल्स तो जाए ही नहीं, अपने आप को ऐसे ही तकलीफ में लेती रहें। तो होता है, बट द रेट इज़ एब्सोल्युटली वेरी लो। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल्स जो होती हैं वो पीरियड के टाइम पे अपनी डाइट चेंज करती हैं। अच्छी तरीके से अगर आप बदल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि क्योंकि मुझे कंसीव नहीं करना है तो मैं कुछ गर्म खा लेती हूँ, या मुझे पीरियड्स कम आ रहे हैं तो मैं ये चीजें खा लेती हूँ। वो कितना ठीक है कि आप अपनी डाइट से इस तरह की छेड़छाड़ करें जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो आपके शरीर पे क्या असर करेगा? देखिए, हमारे साइंस में ये एक पहला तो मिथ है, ऐसा कोई गर्म ठंडा नहीं होता कि आपने ये खा लिया तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे या इससे आपका कुछ बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो डाइट डेफिनेटली जिनको तकलीफ होती है, देखिए अगर आप साइंटिफिकली समझें तो जब पीरियड्स या उसके पहले के टाइम पे नीचे वाले एरिया की वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेसल्स बहुत अच्छे वहाँ पे बड़े हुए होते हैं। तो उस टाइम पे आपको थोड़ी तली भुनी चीज़ें, खास करके कॉफ़ी इनटेक, ये सब चीज़ों से तकलीफ और बढ़ती है, तो इनको कम करिए। अदरवाइज डाइट आप जो लेते हैं, अगर कोई हेल्दी नॉर्मल घर का दाल चावल रोटी सब खाता है वो खाए, उसमें कोई मनाही नहीं होती है, वो आपको तंग भी नहीं करता, कभी नहीं करता।
हमेशा फ्राइड चीज़ें या कॉफ़ी इनटेक, कई लोगों की चाय की बड़ी आदत होती है, चला ये ले आया, वो सब चीज़ों को हमें कट करना होता है। अदरवाइज नॉर्मल डाइट खाइए, ठीक है। एक्सरसाइज भी करिए। पीरियड्स हमारे कई घरों में, इवन मेरे बचपन पे भी मुझे नहाने के लिए मनाही होती थी, मुझे खेलने की मनाही होती थी कि पीरियड्स के टाइम मुझे सब काम नहीं करने, जबकि ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी फिजिकली फिट, एक्टिव रहिए। पीरियड्स कोई टैबू नहीं है। ठीक है। और एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो डाइट किस तरह की लेनी चाहिए जो आपको हेल्प करे? डाइट से कोई लेना देना नहीं होता। आप जो आपको सही लगे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जैसे मैं बोल रही हूँ तला बोला, या जो भी ऐसा आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन करे, बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें या एडेड सॉल्ट्स, जैसे हम लोग चिप्स, चटनी, अचार, पापड़, ये सब चीजों को हमें रिस्ट्रिक्ट अदरवाइज भी करना चाहिए। बट वाटर रिटेंशन जितना आप करोगे आपकी तकलीफ और बढ़ती है जी। तो उन चीजों को ध्यान रखें। ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा कि संबंध बनाने के दौरान दर्द महसूस हो सकता है, तो इससे कैसे डील करें? मेडिकेशन कितना लंबा चलता है? क्योंकि अगर आप एक मैरिड लाइफ में हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके रिलेशनशिप का। तो वो क्या उसको कम्प्लीटली अवॉइड किया जाए कुछ समय के लिए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाए उस दौरान? देखिए, इसका अगर मान लीजिए जैसे हम डिस्पारूनिया बोलते हैं इस चीज को, अगर किसी पेशेंट को डिस्पारूनिया है तो हमें पहले उसकी डिजीज को ट्रीट करना पड़ेगा। हम संबंध बनाने के लिए नहीं मना करते, बट देन पेशेंट हैज टू सी, उसको देखना पड़ता है कि किस चीज में कितनी तकलीफ है, कितनी देर तक है। तो तरीका वही है कि अगर पेनफुल बहुत ज़्यादा है सो शी हैज़ टू गो ऑन मेडिसिन शुरू करनी पड़ेंगी। अमूमन हम जब ये देते हैं मेडिसिन तो ये मेटास्ट्रेस 3 मंथ्स का देते हैं। उसमें काफ़ी पेशेंट्स को, ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद लाइफ ईजी हो जाती है, सो दे डोंट फील एनी प्रॉब्लम व्हाइल दे हैव इंटरकोर्स। तो अगर सही तरह से इलाज लिया जाए तो आसानी से इसे ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है, उसको लीजिए, भागिए मत उससे। शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर उषा प्रियंवदा, जिन्होंने एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े तकरीबन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा जल्दी आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद बने रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।